वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, टेस्ट नंबर 387 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। आज हो गई है 12 जून 2020 और एग्ज़ाम डेट क्या है 4 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियाटिक लॉयन एशियाई शेरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपर्सिका। एशियाई शेर को IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, गलत तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो प्रयोग दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, अतः उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एशियाई शेर मुख्यतः गिर गुजरात के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर जो ज़िले हैं उनमें फैले हुए अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपर्सिका और IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई शेर जो है ना, एशियाटिक लायन, वो संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है। क्यों पूछा गया प्रश्न? क्योंकि हाल ही में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, उन पर लिखा रहता है ये। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। और ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, मतलब गलत है। देखिए, पहली बात तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक है। तो क्या हो गया? वैधानिक निकाय हो गया। लीगल राइट है लेकिन संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अपना आंसर हमको गलत ढूंढना है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। इसकी स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई। दूसरा वाला करेक्ट है। इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो गलत हो गए यहाँ पर, एक गलत हो गया और 3 गलत हो गया, दूसरा तो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कथन तो सही है, केवल 1 और 3 गलत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। तो करेक्ट है दूसरा वाला, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की जाती है? कौन जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट? द हेरिटेज फाउंडेशन नहीं करता, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन भी नहीं करता, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ भी नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग US स्टेट डेवलपमेंट ने विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम IFR रिपोर्ट, अमेरिकी संसद को प्रस्तुत किया। और यह जो रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा जारी की जाती है। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदस्य संख्या के आधार पर सबसे बड़ी है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए, लोक लेखा समिति में होते हैं कुल मेंबर 22, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। सरकारी उपक्रम समिति का भी सेम है, 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। राज्यसभा का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता और इसका भी कार्यकाल 1 साल का होता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक संख्या वाली समिति है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो बात करें लोक लेखा समिति, तो इस समिति में दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल सदस्य जो हैं 22 होते हैं, यानी 15 + 7, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के।
इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। क्या काम है इस समिति का? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है ये। बात करें सरकारी उपक्रम समिति की तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के, और इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। बात करें प्राक्कलन समिति की तो इस समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है और यह संसद की सबसे बड़ी समिति है और किसी न किसी कारण ये न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इनके बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। तुरंत कस्टमर्स के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, यह जो कार्यक्रम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक प्रमुख पहल है। इसे वर्तमान में भारत के केवल 2 शहरों दिल्ली और मुंबई में लागू किया गया है। यह आयातित वस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित कार्यक्रम है। कौन सा करेक्ट है इसमें? तुरंत कस्टमर्स। देखिए, यह कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक प्रमुख पहल है। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। यह आयातित वस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित एक कार्यक्रम है, ये भी करेक्ट है। दूसरा वाला गलत है। भारत के केवल 2 शहरों में लागू किया तो गया है, लेकिन दिल्ली और मुंबई इसका आंसर नहीं है, एक बेंगलुरु है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केवल 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हैं। एक बेंगलुरु है और दूसरा कौन सा है? चेन्नई। तो इस कार्यक्रम को वर्तमान में भारत के केवल 2 शहरों बेंगलुरु और चेन्नई में लागू किया गया है और फ्लैगशिप कार्यक्रम है ये तुरंत कस्टमर्स। इसकी शुरुआत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC द्वारा आयातित वस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क निकासी हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए की गई है। देखिए, तुरंत कस्टमर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक प्रमुख सुधार पहल है और इस कार्यक्रम के तहत आयातकों द्वारा आयात किए गए सामान का क्लियरेंस फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस होगा। देखिए, कस्टम्स है ना, ये कस्टम्स है, कस्टमर्स क्यों बोल दिया? ये कस्टम्स है, कस्टम्स, कस्टम्स माँ आधा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह तीसरी बार है जब रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया। वर्ष 2019 में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। अभी हाल ही में न्यूज़ में था बहुत दिनों तक ये प्रश्न। यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। तीसरे हैं या प्रथम थे? देखिए, करेक्ट है, तीसरे ही थे वो। 2019 में रवीश कुमार को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और तीसरी बार है जब रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द किया गया है। सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में वैश्विक समाज के समक्ष परिस्थितियां और भी गंभीर होती जा रही हैं। इस महामारी के मद्देनज़र एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया है। यह तीसरी बार हुआ है जब यह पुरस्कार रद्द किया गया। इससे पहले वर्ष 1970 में आर्थिक संकट के दौर में ये रद्द किया गया था और 1990 में फिलीपींस में आए भयानक भूकंप के कारण यह पुरस्कार रद्द किया गया था। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो वर्ष 2019 में यानी पिछले वर्ष भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इससे पहले अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल और संजीव चतुर्वेदी सहित कई अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। एशिया का नोबेल माना जाने वाला यह पुरस्कार एशिया में साहसिक और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए 5 मुख्यतः श्रेणियों में दिया जाता है और मुख्यतः 5 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति
रैमन मैग्सेसी की स्मृति में दिया जाता है और रॉक फेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। आगामी 14 जुलाई 2020 को अपने होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर भेजने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा देश चर्चा में है? जून हो गई यानी अगले महीने जाएगा ये 14 जुलाई को, लगभग 32-33 दिन है। तो किसका मिशन है ये? मंगल पर जाने वाला है होप मार्स मिशन। नाम है इसका। ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, कनाडा का नहीं है, यूएसए का नहीं है, यह है संयुक्त अरब अमीरात का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने घोषणा की है कि वह 14 जुलाई 2020 को अपने होप मार्स मिशन को लॉन्च करेगा। इस लॉन्च के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह पर इस प्रकार का मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। यह जो मिशन है सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात के लिए ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण अरब क्षेत्र के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यह जो मिशन है 14 जुलाई 2020 को अपनी यात्रा शुरू करेगा और संभवतः कहाँ कब तक पहुंच पाएगा? फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा ये। इस कार्यक्रम का वित्त पोषण संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी यूएई स्पेस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, फंडिंग इसकी पूरी। और ये जो है संयुक्त अरब अमीरात की इस अंतरिक्ष परियोजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर हुई कब थी? 2014 में हुई थी, लगभग 6 साल हो गए। यूएई के इस अंतरिक्ष यान को जापान से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, जापान से लॉन्च किया जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि इस मिशन से मंगल ग्रह को लेकर जो भी जानकारी ये लोग एकत्र करेंगे उसको ये सार्वजनिक करेंगे, वो सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होगी और उसका प्रयोग जो है दुनिया की कोई भी संस्था जो है वो भविष्य के अध्ययन के लिए कर सकेगी। ये काफ़ी अच्छी पहल है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वरना कुछ कंट्री तो वहाँ जो भी चीज़ें एकत्रित करते हैं वो साझा ही नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, अभी चर्चा हो चुकी है एशियाटिक लायन पर, एक बार और देख लीजिए। एशियाई शेर को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया है और यह मुख्यतः मध्य प्रदेश के पेंच अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, जूनागढ़ गुजरात में पाए जाते हैं ना, सॉरी गिर गुजरात में पाए जाते हैं ना। मध्य प्रदेश का पेंच कहाँ से आ गया? करेक्ट, इनकरेक्ट है दूसरा वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। चूँकि पहला वाला करेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, विकल्प भी यहाँ पर असत्य है क्योंकि मुख्यतः गिर के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं एशियाटिक लायन। क्यों पूछा गया प्रश्न? हाल ही में गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार राज्य में गिर के जंगलों और सौराष्ट्र के अन्य कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले एशियाटिक लायन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और ये एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही दौलत बेग ओल्डी क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची स्थाई पर स्थित हवाई पट्टी, यूएस द्वारा कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन, आधुनिक क्षमताओं से युक्त भारतीय पनडुब्बी या फिर लिपा वैली में बनाया गया भारत का एक सैन्य स्टेशन। देखिए, यह है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी, दौलत बेग ओल्डी, ऑप्शन नंबर ए। तो दौलत बेग ओल्डी डीओबी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी जिसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान जो है बनाया गया था, लेकिन वर्ष 2008 तक इसका रखरखाव नहीं किया गया और वर्ष 2008 में भारतीय वायुसेना द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया ताकि एलएसी के पास इसका उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स के रूप में उपयोग किया जा सके। वर्ष 2008 एंटोनोव N-32 सैन्य विमान तथा अगस्त 2013 में परिवहन विमान C-130J-30 की लैंडिंग कराई गई थी यहाँ पर और ये न्यूज़ में है, इसलिए याद रखना। यही पूछेगा कि है क्या ये एक दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही वंशधारा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
देखिए, यह नदी ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। कौन सी? वंशधारा। इस नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के थुआमुल रामपुर से होता है। इस नदी के बेसिन का कुल जलग्रहण क्षेत्र लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का लगभग 254 किलोमीटर यह नदी लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। इस चारों के चारों विकल्प में हर एक विकल्प ऐसा है जिसमें कोई भी फेरबदल की जा सकती है। जैसे यहाँ उड़ीसा की जगह आंध्र प्रदेश लिख दिया, यहाँ तेलंगाना कर दिया या कुछ और कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट है ये। वंशधारा नदी ओडिशा आंध्र प्रदेश के बीच प्रवाहित होती है। ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये, और इस नदी का जो बेसिन है वो लगभग 10,830 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण है। तो ये भी करेक्ट है। अब गलत क्या हो गया? डी हो जाएगा गलत। ये नदी जो है लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्ववाहिनी नदी है ना, तो विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि यह नदी लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, अरब सागर में नहीं, यानी इधर बहती है, इधर की तरफ नहीं। अब देखिए मुद्दा है क्या। वर्ष 2019 से आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के मध्य उत्पन्न वंशधारा जल विवाद, वंशधारा वाटर डिस्प्यूट चला रहा 2019 से। इसके समाधान को लेकर हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार से बातचीत की गई है। मुद्दा न्यूज़ में है, इसलिए ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में लोनार झील अपने जल के गुलाबी हो जाने के कारण चर्चा में रही। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लोनार झील मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यानी कहाँ पर हो गई है? महाराष्ट्र में हो गई। इस झील का निर्माण लगभग करीब जो है 50,000 वर्ष पहले धरती से उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। हाल ही में इसका जल गुलाबी हो गया है, जिसका कारण लवणता तथा जलाशय शैवाल की मौजूदगी है। जलाशय में शैवाल की मौजूदगी है। देखिए करेक्ट है, पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी, सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन जो है वो सही हैं। वैज्ञानिकों का अनुसार, वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस बारे में? जलाशय में शैवाल हैं और पानी के रंग बदलने की वजह जो है लवणता और शैवाल हो सकते हैं। पानी की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन है ही नहीं। ईरान की एक झील का पानी भी लवणता के कारण लाल हो गया था। उन्होंने बताया कि लोनार झील में जल का स्तर जो है वो भी कम है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, जिससे क्या होगा? ताज़ा पानी मिलेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल स्तर कम होने के कारण खारापन बढ़ा होगा और शैवाल की प्रकृति भी बदली होगी। तो रेडिश रेडिश हो गया इसका जल, और पहले भी हुआ है ऐसा, लेकिन इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही डार्क है, इसलिए न्यूज़ में है ये। तो ये 11 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।